धन्यवाद। इस जूम मीटिंग में सभी जो मेरे मित्रगण जुड़े हैं, ऐसे सभी आदरणीय बंधु भगिनी, उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम जो विषय जिस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें हम जो तेल संकट पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और उस तेल संकट में मेट्रो और रेल की क्या स्थिति है, साथ ही साथ ये एक विषय लेने के पश्चात मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है वो किस ओर जा रहा है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। अभी तो मैं अपना जो ये मुख्य विषय है इसको प्रारंभ करता हूं। हम सब जानते हैं कि ये जो सारा संसार है यह भाव जगत है। हमने अपने शास्त्रों में इसको भाव जगत कहा, और जब हम वैज्ञानिक भाषा की ओर जाएंगे तो हमने इसको एनर्जी कहा, वाइब्रेशन कहा। आज पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरा का पूरा सृष्टि यानी ब्रह्मांड, और जितने भी ब्रह्मांड होंगे, असंख्य ब्रह्मांड है, ये सभी ब्रह्मांड इसी वाइब्रेशन, इसी भाव जगत से चलते हैं। और उसमें जो एनर्जी के हमारे पास में जो सोर्सेज हैं, वह सोर्सेज में कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो खत्म नहीं होंगे। जब तक ये सारी सृष्टि रहेगी तब तक वो चीजें रहेंगी। यदि प्रलय आ जाएगी तो फिर से जो सृष्टि का निर्माण होगा उसमें वो चीजें आ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो सकती हैं, जैसे सोलर एनर्जी जो है। हम सनलाइट को इस समय, हीट जो आती है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट जो आती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सोलर पैनल हमने बना लिए हैं। सोलर एनर्जी एक ऐसी है, जब तक सूरज रहेगा, और अब तो हो सकता है इसमें और आविष्कार होगा, तो और जो छोटी लाइट्स है उनसे भी हम एनर्जी बना सकते हैं। दूसरा वायु है, विंड एनर्जी है। इसमें हम गति की जो ऊर्जा है, हवा के चलने की जो गति है, और उस गति ऊर्जा को हम दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर है, जो पानी बहता है। मतलब मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरी सृष्टि को नर्चर करना सीख रखा है। हो सकता है कोई ऐसा अंग ना बचे जिस अंग में से हम कुछ ना कुछ निकाल ना सके। तो हाइड्रो पावर है हमारे पास में। जितना भी बायोमास है, उस बायोमास को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना जियोथर्मल एनर्जी है, जो पृथ्वी की जो इंटरनल कोर है, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा कहीं पर मित्र और कहीं पर बहुत बड़ा शत्रु देश, जिसका नाम चीन है, हालांकि उसका जो पूजा का जो पद्धति है वो हमारे पुत्र की तरह है उसमें तो, लेकिन उस चीन ने पृथ्वी में कई किलोमीटर तक ड्रिलिंग करने की तैयारी कर रखी है। ऐसी ऐसी मशीन उसने बना ली है कि 1 किलोमीटर तक तो शायद वो बड़े आराम से ड्रिल कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रक्रम चल रहा है कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकें। और जो ओशियन है, समुद्र में लहरें हैं, टाइडल वेव्स, उस टाइडल वेव्स के द्वारा भी हम एनर्जी बना सकें। ये सारी एनर्जी ऐसी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। दूसरी जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो एग्जॉस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल है। उदाहरण के लिए कोयला आपने एक बार जला लिया तो वो राख बन गया। अब राख से आप एनर्जी नहीं बना सकते। तो ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, जिसको हमने ऑयल बड़े उसमें शब्द दिया है, और नेचुरल गैस जितनी भी हैं, ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है। और इसी के साथ में न्यूक्लियर एनर्जी। अब इनके जो सोर्सेज हैं उनकी भी यदि हम चर्चा करेंगे तो डीजल आज वर्ल्ड का 65% शेयर है, प्राइमरी फ्यूल। जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, व्हीकल्स हैं,
पेट्रोलियम 27.7% पेट्रोलियम का शेयर है। ये मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात अभी नहीं कर रहा हूं। सीएनजी अभी प्रचलन में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी अपने आप में एक फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन अभी ये शहरों तक सीमित है, धीरे धीरे आगे गांवों में जाएगी। बायोफ्यूल्स, एथेनॉल, और ये इनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है कि यदि इनको पेट्रोल और डीजल से मिला करके, ब्लेंड करके, और हम किसी तरह से एनर्जी करा। हाइड्रोजन एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। लेकिन यदि हम देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो 65% और 27%, यानी लगभग 92.7%, यानी 93% जो शेयर है वो पेट्रोल और डीजल का है। इसलिए उस पर आज मेरे पूरे भारत की डिपेंडेंस ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसमें जो हमारे पास में चैलेंज आ रहे हैं, उस चैलेंज को यदि हम देखें तो आज जितने भी ये नॉन रिन्यूएबल हैं, इनमें हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। ये हमारे लिए चैलेंज है। यदि हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं तो वो ट्रेंड है, वो एक नया ट्रेंड अभी समाज में सामने आ रहा है। लेकिन उस ट्रेंड में एक जो छुपी हुई बात है वो बड़ी भयंकर है। अपने देश में चोरी कर लेना, कोई ना कोई छोड़ा। कई बार चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा में से ध्यान में आता है कि आज इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिकल की जो बैटरी है वो कहाँ बन रही है, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्ट्रिकल इन बैटरी है, जब ये आगे चल करके, अभी मैं मेट्रो की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो मैं कार की बैटरी है, ई रिक्शा की बैटरी है, उनकी चर्चा कर रहा हूं। ये बैटरी 25 साल बाद, 30 साल बाद यदि ये बेकार होती हैं, तो उस समय यदि हमने रिसर्च कर ली और रिसर्च करके इनको रीयूज कर लिया तो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन यदि ये बेकार हो गई तो इनका डंपिंग का क्या होगा। तो एक ये इलेक्ट्रिफिकेशन एक ट्रेंड है, और यह ट्रेंड अभी पूरे भारत में छा रहा है धीरे धीरे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इस ट्रेंड के लिए हमें चाहिए। जैसे आज ईवी चार्जिंग स्टेशन, हम सब दिल्ली वासी हैं लगभग, मेरे ख्याल से ऐसा मैं मान रहा हूं कि लगभग दिल्ली के ही होंगे। तो जगह जगह पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, और वहां पर फिर हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी हाल ही में जो इंदौर की घटना हुई, ये हम सब के लिए आई ओपनर है कि उन्होंने अपनी गाड़ी अपने गैरेज में चार्जिंग पे लगा रखी थी। चार्जिंग पे लगाते लगाते वो बर्स्ट होती है। बर्स्ट होकर के जो आग है वो वायर के थ्रू घर में चली जाती है, और घर में चली जाती है तो पता नहीं क्यों उनके घर में बहुत सारे सिलेंडर भी रखे हुए थे, और उस घर में आग लग जाती है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड अपना लॉक सिस्टम लगा रखा था। जैसे ही वो सारा शॉर्ट सर्किट हुआ, वो सारे के सारे लॉक हो गए, और घर के लोग बाहर भी नहीं निकल पाए, और जो सिलेंडर थे वो अपने आप में बम बन गए। तो जब हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सारे मानकों का बहुत ठीक तरीके से रिलीजियसली फॉलो करते हुए हमें उपयोग करना पड़ेगा। यदि हमने उसमें छूट लेने की कोशिश करी तो ये हम सब ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी किसी को बख्शती नहीं है। उसके बाद में जो एमिशंस हैं वो हमारे लिए चैलेंज है। अभी जैसे बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी कोल की भी, तो जब हम कोल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। ये हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज भी हैं और हमारे सामने चैलेंज भी है। भारत में कोल का एक बहुत बड़ा भंडार है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वह स्ट्रेटेजी है कि हम किसी भी तरीके से, जो सरकार ने भी और जो योजनाकार हैं उन्होंने भी 2043 से 2047 तक की एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम ऑयल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन से बाहर निकल जाएं किसी तरीके से, और 2070 तक हम 100% क्लीन। लेकिन 2070 तक वर्ल्ड की क्या स्थिति रहेगी, ये भी, जिस तरह से वर्ल्ड बहुत तीव्र गति से, मतलब मेरे को कोई संकोच नहीं है कि विज्ञान पूरे संसार को समाप्त करने की ओर जा रहा है। क्योंकि
इसमें भारत ही आगे चल करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि विज्ञान प्लस स्पिरिचुअलिटी ये कंस्ट्रक्टिव होता है, और विज्ञान माइनस स्पिरिचुअलिटी ये डिस्ट्रक्टिव होता है। मेरे जो ऋषि महर्षि थे, उनसे बड़े वैज्ञानिक इस समय उपलब्ध नहीं है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिटी थी। स्पिरिचुअलिटी थी। हमने महाभारत में भी देखा कि एक व्यक्ति ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और दूसरा व्यक्ति भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। एक व्यक्ति ब्रह्मास्त्र छोड़ने के पश्चात हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र को वापस लेना आता है, इसलिए उस ब्रह्मास्त्र को वो वापस ले लेता है। आज अमेरिका ने जो सारा खेल खेलना प्रारंभ किया है, आज उसको वापस जाने में दिक्कत हो रही है। ये जो सारा खेल चल रहा है ना, ये नौटंकी चल रही है केवल इस समय जो चल रही है। उस नौटंकी में वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाते हुए, अपना सम्मान बचाते हुए वापस जाने की स्थिति आ जाए, इस ओर वो प्रयास कर रहा है। चाहे वो दिखाता कुछ भी है, लेकिन प्रयास उसका यही है। हमारा जो चैलेंज इस समय हमारे सामने आ रहा है वह है, जब हम करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो जो हमारा ऑयल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी जो सप्लाई है, उसके में हम काफी ईरान से भी सप्लाई लेते हैं और दूसरे कंट्री से सप्लाई लेते हैं। उस सप्लाई का जो मार्ग है, वह मार्ग इस समय युद्धग्रस्त है, और इसके कारण से अभी मैं पूरे और अमेरिका की भी स्थिति की चर्चा करूंगा। और आज जो सबसे बड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं आप सबको, जो चौंकाने वाली होगी, आप सब का एक व्यू पॉइंट बदल जाएगा, वह मैं इसके बाद में रखूंगा कि किस प्रकार से अमेरिकन तंत्र वह पूरे वर्ल्ड को ट्रीट करता है। तो आज हमारे सामने जो एनर्जी चैलेंज है वो है, मार्केट में इस समय वोलेटाइल सिचुएशन है। ऑयल इंपोर्टर के रूप में इंडिया जो है वो एक्सपोज्ड है पूरी तरह से। जो क्रूड ऑयल है वो पासिंग थ्रू अफेक्टेड रूट्स है। सॉल्यूशन है कि हम इसमें से मॉडल शिफ्ट करें। जैसे आज दिल्ली मेट्रो ने भी एक मॉडल शिफ्ट किया है अपने आप में। एक हमने वर्क कल्चर भी दिया है और साथ में हमने मॉडल शिफ्ट किया है। मॉडल शिफ्ट क्या है कि आज सड़कों से लाखों की संख्या में से वाहन हटे, और यदि सही तरह से नेटवर्किंग हो जाए, मेरे यदि कोई पॉलिटिशियंस हम में से हों और जो मेरी बात को सुन रहे हों, मैं उनसे अत्यंत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि भारत, दिल्ली में बस का चलन, दिल्ली में मेट्रो का चलन, दिल्ली में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के रूप में जो व्हीकल्स हैं उनका चलन, यदि हम इन सबको बड़े मन से बैठ करके चर्चा करें, मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इस समय बात कर रहा हूं, यदि हम बड़े मन से बैठ करके चर्चा करें कि यदि हम एक दूसरे के पैरेलल ना चलाएं चीजों को, जहां पर एक चीज मिल जाती है वहां पर दूसरी चीज को किस तरह से रोका जा सकता है, वहां से शुरुआत करें। कि मैं अपने घर से निकला, मेरे घर के सामने से मुझे कोई मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का व्हीकल मिल गया, उस व्हीकल ने मेरे को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दिया, मेट्रो स्टेशन से जब मैं उतरा तो मेरे को दूसरा व्हीकल मिल गया। इसी तरह से जो बसेस हैं वो मेट्रो के फीडर के रूप में काम करें, तो हम बहुत सारी समस्याओं का बहुत सहजता से और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो उसमें जो बेसिक सॉल्यूशन है वो है शिफ्टिंग मोबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो कोल है, कोल ठीक है, संकट के समय हम कोल स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, लेकिन उसकी जो अपनी जो और चार सारी चीजें हैं, उसमें मैं उसको बहुत ज्यादा अभी प्रपोज नहीं करूंगा। जो हमारी फुल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारी मार्च 2026 में हम सबको गर्व होगा कि हम 99.6% दिल्ली का जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम इलेक्ट्रिफाइड कर चुके हैं। आप सबको गर्व होगा कि 2024-25 में हमने
180 करोड़ लीटर ऑफ डीजल को बचाया है। 6000 करोड़ हम इंपोर्ट कॉस्ट जो है उसको बचा रहे हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, हम भी जानते हैं बिजली का जो रेट है, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो 70% इकोनॉमिकल है डीजल की तुलना में। अब इसमें हमारा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से तेल पर जो हमारी निर्भरता है उसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं, और उसको कम करने की और हम सबकी रिसर्च होनी चाहिए। वह हाइड्रोजन बेस्ड हो सकती है क्या, वह मेथनॉल और इन सब के बेस्ड हो सकती है क्या, वह इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो सकती है क्या। हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि कहां पर कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी, और जितना जल्दी हो सके हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और चीज हमने जो बहुत अच्छी की है वो है कि हम काउंटर एनर्जी भी डेवलप करते हैं। जैसे मान लिया मेरी गाड़ी ढलान पर है, अब ढलान पर है यदि गाड़ी, तो मेरा गाड़ी का पहिया तो घूमेगा, और उस समय उस पहिए को घूमने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो ढलान की एनर्जी है उस एनर्जी को वो यूज कर रहा है, जो मेरी गाड़ी का वेट है और जो उसके कारण से उसमें मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। अब जब मैं ब्रेक लगा रहा हूं तो हमने रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के ब्रेक लगाते समय वह पहिया एक दूसरे सिलेंडर को घुमाना शुरू कर दे और उस सिलेंडर से हमारी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाए। ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हम बहुत सारे सिस्टम्स में यूज करते हैं, और आपको मैं गर्व के साथ बता सकता हूं कि हम मेट्रो सिस्टम में जब भी हमारी ट्रेन डी एक्सेलरेट होती है, हम डी एक्सेलरेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम ग्रिड में भी बल्कि फीड कर रहे हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छी चीज, मेरे को स्क्रीन शेयर का राइट है क्या? जी जी जी, बिल्कुल है जी। ठीक है, मैं बता देता हूं। अभी इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है। ये शेयर का ऑप्शन होगा सर आपके इसमें ना। नहीं दिख रहा, वही तो नहीं दिख रहा है व्यू में देख। ठीक है, एनीवे, हमने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में ट्रेन के ऊपर हमने ट्रक लाद दिए थे, और हजारों की संख्या में लोडेड ट्रक हमारी ट्रेन के ऊपर है। फ्रेट कॉरिडोर में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो हमारी मालगाड़ी है उस मालगाड़ी को हमने इस तरह से विकसित किया कि लोडेड ट्रक वो उस मालगाड़ी पर आ सकते हैं, और आ करके वो मालगाड़ी के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिफाइड है, वो मालगाड़ी के द्वारा हमने उस ट्रक को उसके गंतव्य पे पहुंचा दिया, और बाद में हमने उसको डीलोड करके ट्रक वहां से उतरा और थोड़ी दूर पर जहां उसे जाना है वो चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है, कम से कम फ्रेट में, जहां पर हमें चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को इधर से उधर ले जाना है और हम उसमें ट्रकों का उपयोग करते हैं, तो बजाय वो सड़क मार्ग से जाएं और डीजल का कंजम्पशन बढ़ाएं, उसकी बजाय हम उन्हें ट्रेन पर रख करके लेकर के चले जाएं। जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिकल की जो एफिशिएंसी वो 90% है, और डीजल की जो है वो 35। मेंटेनेंस में भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस समय बहुत अच्छा है। जो केस स्टडी के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो दिल्ली मेट्रो की केस स्टडी में आपके सामने रखता हूं, और उस केस स्टडी में 1,17,000 व्हीकल्स डेली ऑफ द रोड हो गए मेट्रो के कारण से। मैं गर्व के साथ आपके सामने एक बात रखता हूं कि हमारी जो मेट्रो की राइडरशिप है
वह 80 लाख पर डे को टच कर चुकी है। हम लगभग 70 लाख से 80 लाख पैसेंजर्स पर डे केवल मात्र दिल्ली में लेकर के जाते हैं, केवल मात्र दिल्ली में। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि आज कई जगह तो हमारे पास में स्पेस नहीं है, नहीं तो हमें 8 कोच का जो हमारी जो ट्रेन है उसको यदि हम 10 की भी कर दें, 12 की भी कर दें, तो भी शायद हमारी ट्रेन पूरी की पूरी खचाखच भरी हुई जाएंगी। हमने कल्पना नहीं की कि राइडरशिप की, तो बहुत राइडरशिप दिल्ली में हमारे सामने है। इसके कारण से हम कितना फ्यूल बचाते हैं, तो आप सबको गर्व होगा कि हम 106,000 यानी 1,06,000 टन ये जो फ्यूल है हम एनुअली बचा रहे हैं। जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है 2031 का, तो टेरी ने इसमें स्टडी की थी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि 10.9 लाख व्हीकल, जैसे जैसे मेरे मेट्रो का एक्सपेंशन होगा, 11 लाख व्हीकल दिल्ली की सड़कों से हट जाएंगे, और सच में हट जाएंगे। अभी जैसे हमारी जो रिंग मेट्रो बनी है, ये रिंग मेट्रो सारे लगभग कॉरिडोर्स को हमारे कनेक्ट करती है। और अभी जो हमारा जो दूसरा काम चल रहा है, जिसमें हम कृष्णा पार्क से लेकर के और दीपाली चौक तक जो हमारा सेक्शन खुलेगा, तो जैसे ही हमारा वो सेक्शन खुलेगा, सारे के सारे कॉरिडोर उस सेक्शन से टच करेंगे। और जैसे ही टच करेंगे, हमारी जो शक्ति हम जो लगा रहे हैं, जिसमें हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार के साथ मिल करके वो ये लगा रहे हैं कि आप अपने घर से निकले, तो घर से निकले तो 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर पे आपको मेट्रो मिल जाए, उस और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें यदि हमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और सारी चीजें करनी है, तो वो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट्स भी लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली मेट्रो रेल की है। दिल्ली मेट्रो रेल को उसके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अंत में जो मैं इस विषय के बारे में जो बात आप सबसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि हम जितना जल्दी रेल सेगमेंट को इलेक्ट्रिफाइड करते हुए हम एक्सेलरेट करेंगे, हम ऑयल पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास में एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट स्टेबिलिटी वाला सॉल्यूशन होगा। हम मॉडल शिफ्ट कर पाएंगे वाहन हमारे, और जैसे जैसे मेट्रो नेटवर्क भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, हमारी कोशिश है कि हम 25 लाख से आबादी जिन शहरों की ज्यादा है, उन शहरों में हम मेट्रो सिस्टम को पहुंचाएं। जो एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है कि मेट्रो को भी सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए। तो अभी जो हमारा किराया है, वह वास्तव में यदि हम 40 किलोमीटर ऑटो से जाएं, या 40 किलोमीटर कार से जाएं, या 40 किलोमीटर और किसी वाहन से जाएं, और 40 किलोमीटर हम मेट्रो सिस्टम से जाएं, तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि मेट्रो सिस्टम अभी कितना चीप है। और इसीलिए वर्ल्ड की जितनी भी मेट्रो हैं, लगभग सभी मेट्रो वो सरकारी खर्चे पे चल रही हैं। क्योंकि यदि आपको किराया कम रखना है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी, उससे आप बच ही नहीं सकते, अन्यथा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है फिर। तो जैसे रेलवे है, रेलवे का अपना पूरा बजट रहता है, रेलवे को पूरा बहुत बड़ा बजट अलोकेट किया जाता है, तब रेलवे चलता है। तो ऐसे ही ये सब सारे सिस्टम है, उनको डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं भी देनी ही पड़ेंगी। इस सारी जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पर रोकता हूं, और रोक करके एक जो मुख्य बिंदु है, अब मैं उसकी ओर चलता हूं। इस संबंध में कोई प्रश्न होंगे तो हम बाद में लेंगे। अभी हमारे पास में थोड़ा समय है,
उस समय में जो ये सारी परिस्थितियां बनी हैं, ये क्यों बनी है? जैसा कि मुझे बताया कि पिछले सत्र में भी शायद इस बारे में कुछ चर्चा आई थी, लेकिन मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। फैक्ट क्या है? अमेरिका डूब रहा है। मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस भारत की, जिस भारत में एक एक बच्चे के ऊपर 5 करोड़ का कर्जा हो? 5 करोड़। ये मैं आपको मार्च अप्रैल 2026 के आंकड़े बता रहा हूं। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश वो है अमेरिका। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव डेट वो अमेरिका का 159 ट्रिलियन डॉलर है। और 159 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया 159 इंटू 1 लाख करोड़ डॉलर। करोड़ डॉलर। यानी यदि मैं अमेरिका की आबादी इस समय 35 करोड़ है और इसको 35 करोड़ से भाग भाग दूं, तो ये आता है 4.543 लाख डॉलर पर अमेरिकन। 5 लाख डॉलर यानी 4.28 करोड़। अब आप सोचिए, जिस देश के एक एक बच्चे के ऊपर 5 करोड़, और हर 6 महीने में, अब अमेरिका इस स्थिति में पहुंच गया है कि हर 6 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर ये कर्जा उसका बढ़ता चला जाएगा। केवल हम नहीं, अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है इस बार से। अमेरिका में 60 साल जो स्पीड होती है इंक्रीज होने की, तो 60 इयर्स में जो मैक्सिमम स्पीड थी इन्फ्लेशन की, जो ऑयल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट थे उनके दाम बढ़ने की जो स्थिति थी, उसमें पहली बार 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 25% की वृद्धि हुई है। आप अमेरिका को सोचते होंगे कि अमेरिका पर, जैसे ये ट्रंप साहब जो आकर के कहते हैं मैंने ये युद्ध बंद करा दिया, मैंने वो युद्ध बंद करा दिया, पूरे वर्ल्ड को वो युद्ध में झोंक रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी है, और उस 35 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ बंदूकें हैं। 40 करोड़। जो सबसे कम आयु का मर्डर हुआ है अमेरिका में, वह 6 वर्ष की आयु के बच्चे ने किया है। पिछले साल 2025 में 425 मास शूटिंग के केस हुए। मास शूटिंग के केस हुए हैं 425, जिसमें 520 लोग मारे गए और 1900 लोग हताहत हुए। बिल क्लिंटन ने एक बार गर्व के साथ बताया था कि मैंने भी बंदूक चलाई है और 2 बंदूक रखी है। रिकॉर्ड स्तर पर इस समय ड्रग्स का अपराध है अमेरिका का। ड्रग्स का अपराध। कैन यू बिलीव? सड़क दुर्घटना में जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग अमेरिका में ड्रग की ओवरडोज से मरते हैं। ड्रग की ओवरडोज से। मैं गलत हो सकता हूं थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा गलत नहीं होऊंगा यदि ये मैं कहूं कि आज लगभग हर अमेरिकन ड्रग्स लेता है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे भारत की? और इसलिए जब वो मैक्सिको का जो ड्रग पूरा सिंडिकेट था और उसके व्यक्ति को जब मारा गया, तो उन्होंने लड़ाई छेड़ दी थी अमेरिका के साथ। इतना बड़ा ड्रग का कार्टेल वहां पर स्थापित है। अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं पूरे उसके साथ आपको बता रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, ये 3 लॉबी तय करती हैं। उसमें से एक लॉबी है ड्रग लॉबी, दूसरी लॉबी है गन लॉबी, और तीसरी लॉबी है मेडिकल लॉबी। कभी आप मोनिका लेविंस्की के बारे में पढ़िएगा, जो कि बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति पद से हटाने में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उस मुद्दे में आप कभी पढ़ना कि जो मोनिका लेविंस्की थी वो कौन थी। आपको कल्पना है? आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हो जिस भारत में बच्चे के पिता का नाम नहीं पता? तो मैं आज आपको बताता हूं, 90s के दशक में अमेरिका में एक पुस्तक छपी।
उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। और मैंने कल आंकड़े रिसर्च किए, उस रिसर्च के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अमेरिका में ऐसा होता है जिसके बाप का जो कुंवारी, जो बिना शादीशुदा जो लड़की हैं, उनका वो बच्चा होता है। और इनमें से जो 75% रहते हैं, उनके पिता का नाम कभी मालूम नहीं पड़ सकता। ये अमेरिका की स्थिति है। केवल इतना ही नहीं, जो कुल गिरफ्तारी जो अमेरिका में होती है, उसका 30% ड्रग्स वाली गिरफ्तारी है। अमेरिका में 33% बच्चे बिना पिता के घरों में रहते हैं, 23% बच्चे मां के साथ वन पेरेंट के रूप में रहते हैं, और 56% बच्चों के बाप का नाम नहीं पता होता। शिकागो के पास तो ये जो परसेंटेज है वो 80% है। अब मैं आता हूं और महत्व की बात आपको बताता हूं। आप सब सोचते होंगे, जितने भी दर्शक यहां पर हैं, ध्यान से सुनना, हम सोचते होंगे कि ये ट्रंप अमेरिकन है। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में एक भी अमेरिकन नहीं है, एक भी। सन 1400 से लेकर के और लगभग 1900 तक 500 साल जो मूल अमेरिकन थे, वो यूरोप से आए हुए लोगों ने उनका जेनोसाइड किया है, जेनोसाइड। और आज अमेरिका की आबादी का 1% भी नहीं बचे वो लोग जो मूल अमेरिकन थे। इन लोगों में से एक भी अमेरिकन नहीं है। ट्रंप का साहब का जो पिता का परिवार है वो जर्मनी का है, और जो माता का परिवार है वो स्कॉटलैंड का है। आप कभी गूगल कीजिए जेनोसाइड इन अमेरिका, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रूर मेंटेलिटी के लोग हैं। और इसलिए इनको किसी को मारने में दिक्कत नहीं है। जब इनका तेल खत्म हुआ तो इन्होंने इराक को लूटा, लीबिया को खत्म किया, सीरिया को खत्म किया। जैसे 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 इनका कर्जा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कैसे दुनिया को चूसना ये लोग शुरू करते हैं। और इसलिए जो दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा और डाकू है वो अमेरिका है। उसने हर अवसर को लूट में बदला है। जैसे पहले हम व्यापार करते थे तो अनाज के बदले अनाज, हम में से भी कुछ ऐसे दर्शक होंगे, मैंने भी गांव में जब गया था तो गेहूं दे करके आइसक्रीम ली थी। फिर हवाला युग आया। हवाला युग आया तो यानी क्या हुआ कि जब मुद्रा युग आई, अब आप 100 किलो सोना लेकर के तो नहीं घूम सकते, आप लुट जाएंगे। तो मैंने आपको सोना दिया, आपने एक पेपर पे साइन किए कि ठीक है आप अमेरिका चले जाओ या फ्रांस चले जाओ, फ्रांस पे हमारा आदमी बैठा हुआ है, आप उसको ये कागज दिखा देना, और कागज दिखा देना तो जितना सोना आपने हमारे पास में जमा किया है उतने का आप सामान ले सकते हो या सोना ले सकते हो। ऐसे हवाला का कारोबार आज भी होता है। तो ये युग आया। और जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो आपको विश्वास नहीं होगा, 1917 से 1918 तक वो चला था। 1917 तक युद्ध में यूएस ने प्रवेश नहीं किया, और 1914 में पहला डॉलर छापा। और छापने के बाद जितने भी मित्र देश थे, उन मित्र देशों को कहा तुम हमें सोना दो, हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड का सोना ये अमेरिका ने अपने पास इकट्ठे किया। फिर दूसरा अवसर मिला उसे द्वितीय विश्व युद्ध का, और जो पाउंड में सारे संसार की लेन देन उस समय हो रहा था, क्योंकि पाउंड अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। तो उस समय जब यूरोप पूरा का पूरा तबाह हुआ, पाउंड का पतन हुआ, तो उन्होंने सोने को डॉलर से जोड़ा, और डॉलर से जोड़ करके क्या कहा कि आप अपना पूरा का पूरा सोना मुझे दे दीजिए और मेरे यहां से डॉलर ले जाइए। आपको जब भी कभी जरूरत पड़े तो वो डॉलर आप मुझे दे देना और मेरे पास से उतना ही सोना लेना। बाद में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए इन लोगों ने, जो पूरे विश्व को लूटने के लिए बनाए गए। और 1960 और 70 का जो दशक था, इसमें जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अमेरिका के चंगुल से बाहर आने का प्रयास किया। और बाहर आने का प्रयास किया तो 1966 में फ्रांस ने अपने सारे डॉलर लाद करके जहाजों में लादे और अमेरिका भेज दिए जहाज, और अमेरिका से सारा वो सोना लेकर के आ गया।
अब जब फ्रांस ने ये काम किया तो बाकियों ने भी सोचा कि यार अपन भी कर लेते हैं। उस समय फिर निक्सन आए और उन्होंने 1971 में डॉलर को सोने से फ्री कर दिया। लेकिन तब तक डॉलर, जैसे आज हम सब यहां बैठे हैं और आपके पास में, आपके पास में रुपया बचा ही नहीं, आपने सब कुछ डॉलर में कर रखा है, ये एक्सपेक्ट करके कि आप सुदर्शन कुमार से डॉलर के बदले में सोना ले लेंगे। सुदर्शन कुमार ताकतवर था, उसने डॉलर को फ्री कर दिया। फ्री कर दिया तो आप अपने डॉलर का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी मजबूरी है डॉलर में व्यापार करना। और 1971 में ये जब दादागिरी उसकी शुरू हुई तो मित्रों, मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। आप में से कितनों को पता है कि 1947 में हमारे रुपए और डॉलर में क्या स्थिति थी? आपको आश्चर्य होगा, 1947 में एक डॉलर 3.3 रुपए के बराबर था केवल। यानी 3 रुपए 30 पैसे में एक डॉलर आ जाता था। और आज ये लगभग 96-97 रुपए पहुंच गया है। सोचिए जरा कितनी स्ट्रेटजी से ये डॉलर का इन्होंने खेल खेला है। और जब जब हम आईएमएफ में गिरे, जब जब आईएमएफ गए, तब तब हमारा रुपया गिरा। इतना गिरा कि 1990 में ये 17.5 रुपीज पर डॉलर था और 1993 में मात्र 3 साल के अंदर ये 30.49 पहुंच गया। और आज 2025 में विश्व के मुद्रा भंडार का 58% डॉलर में है। अब खेल क्या हुआ? ईरान पर क्यों अटैक हुआ है? तो हमारे सारे चीन, ब्राजील, रूस, इन सब ने मिलकर के एक ब्रिक्स बनाया है, हम सब जानते होंगे। ब्रिक्स में पहले केवल ये कुछ कंट्रीज थी, अब इस समय ज्यादा हैं। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन है और 40% जीडीपी है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का पार्ट है। और ईरान भारत के लिए तेल के रूप में एक बहुत बड़ा साथी बन सकता है। पेमेंट की दृष्टि से वो आज युआन में पेमेंट ले रहा है, काफी पेमेंट युआन में ले रहा है। लेकिन यदि हमने डिप्लोमेटिकली हम चले तो हम ऐसी भी स्थिति ला सकते हैं कि वो रुपये में पेमेंट ले। रूस कभी रूबल और कभी रुपये में पेमेंट लेता है, इसलिए वो रूस को भी उसने आंखें दिखाई थी। रूस को जो आंखें दिखाई थी वो इसीलिए दिखाई थी, ये सारा डॉलर का खेल है। आज अमेरिका डूब रहा है, किसी भी समय अमेरिका बैंक करप्ट हो सकता है। पूरा विश्व अमेरिका से छुटकारा चाहता है। आज हम 24 देशों से रुपये में व्यापार करते हैं, 24 देशों से। एक बहुत अच्छी स्थिति हमारी बन रही है वर्ल्ड के रूप में। इसलिए ये जो सारा खेल चला है, यह ईरान को इसलिए तहस नहस करना क्योंकि वह ब्रिक्स का पार्ट है। लेकिन यदि विश्व को बचना होगा तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसी संस्कृति जो ये पिपासु, रक्त पिपासु, जो पिस्सू होता है ना, वह जो रक्त पिपासु जो संस्कृति है, यह संस्कृति विश्व को नहीं बचा सकती। विश्व को यदि बचना होगा तो उसमें भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमने कहा है, हमने जिया है। कभी पूरा विश्व हमारी शरण में आता था। आपको विश्वास नहीं होगा, संस्कृत का एक श्लोक है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। ये हमने एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लिए हुए अग्र जन्मनः जो ऋषि थे, उनके श्री चरणों में बैठ करके पूरा विश्व अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेता था। हमने किसी का चरित्र बदलने का प्रयास नहीं किया। हमने जो हमारी शरण में आया उसको सुख शांति से अपनी व्यवस्थाओं से
रहने का एक दृष्टिकोण दिया। यही दृष्टिकोण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इस आशा के साथ हम सब अपनी उसकी तैयारी करें। एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं आप सबसे विनम्रता से कहूंगा कि हम सबको अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी लगानी पड़ेगी। हमें भारत के लिए जीना पड़ेगा। और अंत में एक श्लोक कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। यदि संभव हो तो जो जो मेरी बात सुन रहे हैं वो बैठ करके उस श्लोक को वहीं पर दोहराएं और मेरे साथ बोलें, वयमेव करिष्यामः मातृभूमे सुमंगलम प्रतिष्ठाम धर्म भूमिश्च नेष्यामः परमोन्नतिम। हम ही अपनी मातृभूमि का सुमंगल करेंगे और धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, मोक्ष भूमि भारत की प्रतिष्ठा को परम वैभव पर लेकर के जाएंगे। जय श्री राम।